अब प्रश्न 8 देते हैं, निम्नलिखित कथनों में दत्त तथा साध्य लिखिए। तो इसमें ध्यान रखिए कि दत्त क्या होता है, साध्य क्या होता है। ये भी मैं पहले बता चुका हूं, पर आपको शायद भूल गया होगा, इसलिए ध्यान से फिर से सुनिए। दत्त मतलब अगर वो कोई कथन यदि और तो के रूप में हो, तो यदि और तो के रूप में अगर कोई कथन है, तो यदि और तो के बीच में जो रहता है ना, उसको बोलते हैं दत्त, और तो के बाद जो रहता है ना, उसको बोलते हैं साध्य। यदि और तो के बीच में जो कथन है उसको दत्त बोलते हैं, और तो के बाद जो रहता है उसको साध्य। लेकिन अगर कथन यदि और तो के रूप में नहीं है, तो आपको उसको यदि और तो के रूप में सोचना पड़ेगा। जैसे आप बना ही लेते हो सशर्त कथन, तो उसमें दत्त और साध्य आपको खोजना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे पहला वाला तो यदि और तो के रूप में है, यह त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांग सम हो, तो उस त्रिभुज के तीनों कोण सर्वांग सम होते हैं। यहां तो बिल्कुल इजी हो गया, यदि तो के रूप में है। देखिए, त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांग सम हो, यदि और तो के बीच का ये जो भाग है ये दत्त हो। अभी बताया ना, यदि और तो के बीच का जो भाग रहता है उसको क्या बोलते हैं, दत्त। तो यहां देखिए, यदि और तो के बीच में आ रहा है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांग सम हो। ये देखिए, त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांग सम है, ये हो गया दत्त। और तो के बाद देखिए, यहां तो आ रहा है ना, तो के बाद का जितना है भाग वो बोला जाता है साध्य। तो के बाद के भाग को क्या बोलते हैं, साध्य। तो देखिए, उस त्रिभुज के तीनों कोण सर्वांग सम होते हैं। तो यहां पे आगे देखिए, त्रिभुज के तीनों कोण सर्वांग सम होंगे। चाहे आप लिख दो त्रिभुज के तीनों कोण सर्वांग सम होते हैं, क्योंकि साध्य मतलब प्राप्त करना है तो होंगे लिख देंगे, लेकिन होंगे नहीं लिखते हैं। अगर आप लिखते हैं होते हैं तो सही है, यहाँ होंगे लिखना कोई जरूरी नहीं है। सर्वांग सम होते हैं आप लिखो, आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझा कि यही जो कथन दिया है, इस कथन में यदि और तो के बीच का जो भाग है उसको बोला जाएगा दत्त, और तो के बाद का जो भाग है, देखिए, उस त्रिभुज की तीनों कोण सर्वांग सम होते हैं, ये हो जाएगा साध्य। तो दत्त में यदि और तो के बीच का लिखना है सेंटेंस भाग, और तो के बाद का जो भाग है वो पूरा कहाँ लिखना है, साध्य में। सेम दूसरा देखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। अब देखिए, यहां पे प्रॉब्लम क्या हो गया, इसमें यदि और तो में नहीं है लेकिन अभी आपने सशर्त कथन बनाना सीखा, इसको आप यदि और तो के रूप में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। देखिए, यहां यदि लगा दो। अब केवल इतने में नहीं होगा, जितना मैं बोल रहा हूं वो बोलना पड़ेगा, पूरा वो लिखना पड़ेगा। यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो, यहां नहीं, यहां तो, यहां पे तो आएगा, तो उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। इसका मतलब भी मैं यदि और तो के बीच में क्या बोल रहा हूं, यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो, ये देखिए ये दत्त हो गया, दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। अब तो के बाद मैं क्या बोल रहा हूं, उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। इधर देखिए, इसके विकर्ण, उसके बोलो चाहे इसके लिखा है, यहां आप उसके लिख सकते हो। इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं लिखा है, आप होते हैं लिख सकते हैं, बराबर कि नहीं। तो यदि और तो के बीच में जो भाग आया कि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, ये दत्त में आ गया, और तो के बाद का जो ये भाग है कि उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, ये साध्य में आ गया। सेम ऐसा ही 9वां क्वेश्चन है। 9वें में भी हमें दत्त और साध्य लिखना है। निम्नलिखित कथनों के लिए नाम निर्देशित आकृति बनाकर दत्त तथा साध्य लिखिए। लेकिन उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में फर्क है।
फर्क क्या है वो समझिए। इसमें बोला है कि आकृति बनाइए और नाम निर्देशित आकृति बनाइए, मतलब उसको कुछ नाम दे दीजिए आकृति को और उस हिसाब से आप दत्त और साध लिखिए। तो नाम लिखकर दत्त और साध लिखना थोड़ा सा इसकी अपेक्षा ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन आपको आगे चल के प्रश्न नंबर 9 की तरह ही दत्त साध्य की जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत कम पड़ती है। ये सीधा सीधा दत्त साध्य नहीं लिखा जाता, ज्यादातर आकृति के साथ दत्त साध्य लिखा जाता है, इसलिए 9वां बड़े ध्यान से समझिए। दत्त साध्य का तरीका वही है जैसा आपने 8वें में किया, बस फर्क ये है कि इसमें आकृति बनाकर नाम के साथ बोलना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब ये पहले तो यदि और तो के रूप में नहीं है, तो इसको यदि और तो के रूप में बना सकते हैं कि यदि दो समबाहु त्रिभुज हो तो वे समरूप होते हैं। देखिए यहां पे तो आ जाएगा, यदि दो समबाहु त्रिभुज हो तो वे समरूप होते। तो इसमें हमें आकृति बनाना पड़ेगा, और आकृति बनाने में हम क्या करेंगे कि दो समबाहु त्रिभुज लेंगे। कैसे त्रिभुज लेंगे? दो समबाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज ABC नाम दे दिया और दूसरे का PQR दे दिया। अब जैसा मैंने ABC PQR दिया ऐसा जरूरी नहीं, आप कोई दूसरा नाम भी दे सकते हो। एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ये त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। देखिए मैंने ऐसे जो निशान AB पे बनाया वही AC पे वही BC पे, मतलब ये तीनों भुजाएं समान है। ऐसे ये भी समबाहु त्रिभुज है PQR, इसमें PQ भुजा, QR भुजा और PR भुजा, ये तीनों भुजाएं समान है। इस त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं समान है, इसलिए समबाहु त्रिभुज है। इस त्रिभुज की भी ये तीनों भुजाएं समान है, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज है। तो ऐसा हमें इसने बोला दो समबाहु त्रिभुज, इसलिए हमने यहाँ पे दो समबाहु त्रिभुज बना दिया और उसको अपने मन से नाम दे दिया। एक को ABC नाम दे दिया, एक को PQR। आप कोई दूसरा नाम भी दे सकते हो। तो यहाँ देखिए दत्त में क्या होगा, यही तो दत्त में है ना। अगर ऐसे नहीं लिखना होता आकृति के रूप में तो आप कैसे लिखते? दत्त में लिखते दो समबाहु त्रिभुज हैं। दत्त में कैसे लिखते दो समबाहु त्रिभुज हैं। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो समबाहु त्रिभुज हैं। देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR दो समबाहु त्रिभुज हैं। अभी तक आप लिखते थे 8वें क्वेश्चन की तरह लिखते तो इतना ही लिखते, बस दो समबाहु त्रिभुज हैं। लेकिन अब आपको आकृति के साथ बोलना है तो आप बोलेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो समबाहु त्रिभुज हैं। अब हमें क्या बताना है कि अब वैसे साध्य में लिखते वे समरूप होते हैं। दोनों समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। पर यहां कैसे लिखना है कि ABC PQR दोनों समरूप हैं। ये समरूप का निशान है, अभी आप आगे चल के पढ़ोगे। ये देखिए इस समरूप का जो टेढ़ी लाइन है ना, इसको समरूप पढ़ा जाता है। अब ध्यान से मैं बता देता हूं। जैसे देखिए अगर आप ऐसे बराबर लगा हुआ है ना और इसके ऊपर एक टेढ़ी लाइन बना देते हैं तो इसको पढ़ते हैं सर्वांग सम। और केवल एक ही ऐसा टेढ़ी लाइन बनती है, दो त्रिभुजों के बीच में ऐसी एक टेढ़ी लाइन बनी है तो इसको बोलते हैं समरूप। आगे चल के आप आगे के चैप्टर्स में इसको पढ़ने वाले हो। तो हमें क्या बताना है? हमें बोलना है कि वे समरूप होते। कौन समरूप होते? मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप होते, मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। देखिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, बस ये साध्य हो गया। तो आकृति के हिसाब से अब दत्त साध्य यहां बोलना है। ऐसे ही दूसरा देखिए, ये भी आकृति के हिसाब से बोलना है। इसमें यदि तो के रूप में दिया है, यदि रैखिक युगल कोण सर्वांगसम हो तो उनमें से प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। अब इसमें कैसा है कि रैखिक युगल कोण सर्वांगसम है। थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए कि रैखिक युगल कोण कैसा दिया है? सर्वांगसम दिया है। मतलब रैखिक युगल कोण जो है वो सर्वांगसम मतलब समान है। तो जो रैखिक युगल कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो या जो रेखा के एक ही तरफ बनते हैं उनको रैखिक युगल कोण बोलते हैं। आपको पहले मैं रैखिक युगल कोण या रेखीय युगल कोण उसको बोलते हैं, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो आपके लिए नया नहीं है। आप पहले रैखिक युगल कोण पढ़ चुके हैं।
जरा देखिए, यहाँ पे दो कोण आपको दिखेंगे और वो दोनों कोण कैसे हैं? रेखीय युगल कोण। तो ये देखिए एक आकृति है, आकृति में एक रेखा है, इस रेखा के एक ही तरफ दो कोण बन रहे हैं। देखिए एक कोण इधर बन रहा है, इस कोण का नाम क्या होगा? ए बी सी, इस तरफ वाले कोण को, और इस तरफ वाले कोण का नाम क्या होगा? ए बी डी। तो रेखा के एक ही तरफ ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं दो कोण बन रहे हैं, एक कोण बन रहा है ए बी सी और दूसरा ए बी डी, और रेखा के एक ही तरफ ये जो दो कोण बन रहे हैं, रेखा के एक तरफ 180 अंश का कोण बनता है, तो ये दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा, इसलिए इन दोनों कोणों को बोलते हैं रेखीय युगल कोण। यहां मैं रेखीय युगल कोण डिस्कस नहीं कर रहा हूं, यहां हमें दत्त और साध्य लिखना है। तो दत्त में क्या लिखेंगे? दत्त में लिखेंगे कि रैखिक युगल कोण सर्वांग सम हो। ये देखिए इतना दत्त हो जाएगा, क्योंकि यदि और तो के बीच में क्या आता है? दत्त आता है। तो रैखिक युगल कोण सर्वांग सम हो, ये दत्त हो जाएगा। तो दत्त में हमें क्या बताना है कि एक कोण ए बी सी है, दूसरा ए बी डी है, दोनों रैखिक युगल कोण है और दोनों सर्वांग सम है। इधर देखिए आकृति में रैखिक युगल कोण, कोण ए बी सी और कोण ए बी डी सर्वांग सम का निशान लगा दिया। दोनों कैसे हैं? सर्वांग सम। कौन कौन से कोण? ए बी सी और ए बी डी दोनों रैखिक युगल कोण हैं और दोनों कैसे हैं? सर्वांग सम है। तो रैखिक युगल कोण सर्वांग सम हो, देखिए रैखिक युगल कोण सर्वांग सम, ये दत्त हो गया। और साध्य क्या है? उनमें से प्रत्येक कोण समकोण होता है। मतलब हमें बताना है कि ए भी कोण समकोण, ए भी कोण समकोण। समकोण मतलब 90 अंश। तो क्या बताना है कि कोण ए बी सी भी 90 अंश, कोण ए बी डी भी 90 अंश। ये देखिए उनमें से तो के बाद जो रहता है यही तो साध्य रहता है ना। तो उनमें से प्रत्येक कोण समकोण, ये साध्य रहेगा। समकोण मतलब 90 अंश, इसका मतलब कोण ए बी सी का मान भी 90 अंश, कोण ए बी डी का मान भी 90 अंश। इधर देखिए साध्य में हो गया कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी डी बराबर 90 अंश। इसका मतलब कोण ए बी सी का मान भी 90 अंश और कोण ए बी डी का मान भी 90 अंश। एक और तीसरा देख लीजिए। त्रिभुज की दो भुजाओं पर खींचे गए शीर्ष लंब यदि सर्वांगसम हो तो वे दोनों भुजाएं सर्वांगसम होती। अब पहले तो शीर्ष लंब क्या होता है वो जान लो। बराबर कि अगर एक त्रिभुज है, देखिए मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है, इसमें देखिए आप किसी भी एक शीर्ष बिंदु से आप किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब खींच सकते हैं। देखिए यहाँ ए से भी खींच सकते हैं, ऐसे ए से सीधा लाइन आए जो नीचे आके 90 अंश का कोण बनाए। ये देखिए एक बी से गया है, बी डी शीर्ष लंब है, यहाँ देखिए जाके 90 अंश का कोण बना रहे। एक सी से सीई, ये भी शीर्ष लंब है। तो 2 मैंने खींचा है, तीसरा नहीं खींचा। एक ए से भी एक खींच सकते हैं। क्यों 2 खींचा है? क्योंकि उसने यहाँ 2 ही बोला है। त्रिभुज की 2 भुजाओं पर खींचे गए शीर्ष लंब, केवल 2 ही भुजा पे शीर्ष लंब खींचने हैं। तो देखिए मैंने 2 भुजा पे खींचा है। एक हमने एसी भुजा पे खींचा है शीर्ष लंब बीडी शीर्ष लंब है, और एक शीर्ष लंब सीई है जो ए बी भुजा पे खींचा गया है। तो त्रिभुज की 2 भुजाओं पर खींचे गए शीर्ष लंब यदि सर्वांगसम हो, देखिए यदि को आप यहां लगा सकते हो, ये जो यदि यहां लगा दिया, यदि को यहां लगा सकते हो। यदि त्रिभुज की 2 भुजाओं पर खींचे गए शीर्ष लंब सर्वांगसम हो, उसके बाद तो आ गया, इसका मतलब ये पूरी लाइन दत्त है। लेकिन इसको आप डायग्राम से बोलना है कि मतलब आपको बताना है कि त्रिभुज एबीसी में शीर्ष लंब बीडी और शीर्ष लंब सीई ये दोनों सर्वांगसम है। सर्वांगसम है। इधर देखिए त्रिभुज एबीसी में रेख बीडी लंब एसी, देखिए ये जो उल्टा टी बनाते हैं इसको लंब का निशान बोलते हैं। जहां पे ये निशान बनता है इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में लंब है, बीडी और एसी आपस में लंब है, इसका मतलब इनके बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। इधर देखिए बीडी और एसी आपस में लंब है, इसका मतलब इनके बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये लंब का निशान है जो बताता है इनके बीच 90 अंश का कोण। ऐसे ही सीई ए बी पर लंब है, सीई ए बी पर लंब है। इधर देखिए रेख सीई लंब भुजा ए बी। और क्या दिया है कि दोनों शीर्ष लंब सर्वांगसम है, मतलब शीर्ष लंब बीडी और शीर्ष लंब सीई दोनों सर्वांगसम। इधर देखिए
BD सर्वांग CE। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है तो के बाद वे दोनों भुजाएं सर्वांग सम होती। कौन सी दोनों भुजाएं? जिस पर जाके शीर्षलंब मिल रहा है। इधर देखिए, एक शीर्षलंब AC भुजा पे है, दूसरा शीर्षलंब AB भुजा पे है। मतलब ये जो AB भुजा पे शीर्षलंब खींचा गया है और AC भुजा पे शीर्षलंब खींचा गया है, ये दोनों भुजाएं भी सर्वांग सम होंगी। मतलब साध्य में क्या हो गया? भुजा AB सर्वांग सम भुजा AC। तो दत्त में क्या है कि शीर्षलंब BD सर्वांग सम CE। ये दोनों शीर्षलंब है, BD भी शीर्षलंब है, CE भी शीर्षलंब है। तो BD और CE ये दोनों शीर्षलंब आपस में कैसे हैं? सर्वांग सम। इधर देखिए, ये तो बता रहा है, लंब का निशान बता रहा है कि शीर्षलंब हैं और यहाँ पे सर्वांग सम है। और साध्य में क्या है कि वो भुजाएं भी सर्वांग सम होगी। कौन सी भुजाएं? भुजा AB और भुजा AC भी सर्वांग सम होगी। भुजा AB सर्वांग सम भुजा AC। इस तरीके से आकृति बना के दत्त साध्य लिखना होगा। यहां से आपका ये पहला चैप्टर खत्म होता है। अब आगे अगले लेक्चर से हम लोग दूसरा चैप्टर करेंगे।